हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अपना टेस्ट 2 था इतिहास से संबंधित, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने आगामी खंडों में कर दिए थे और जो बाकी है टेस्ट 2 के क्वेश्चन वो कर रहे हैं। उसमें हमारे 84 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाने हेतु जो प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया प्रारंभ किया गया, निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया गया? आपको बताना है कौन सा कार्यालय, कौन सा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट की नोडल इकाई है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसकी नोडल इकाई प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय है। इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राय सुर्खियों में रहने वाले शब्द विनाशिक, हुआबी, ग्लोबल एंड बिथम, जो चार आपको नाम दे रखे हैं, ये किससे संबंधित है? पहला ये कह रहा है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है क्या? दूसरा कह रहा है कि नैनो उपग्रह से संबंधित है क्या? तीसरा कह रहा है रेशमवेयर से संबंधित है क्या? डी ऑप्शन ये कह रहा है भुगतान प्रणाली से संबंधित है क्या? आपको बताना ये चार ऑप्शन दे रखे, इसमें से किससे संबंधित है। मित्रों बता देता हूँ, हाल ही में जो ब्रिटेन आचरण प्राधिकरण था, उसने ये स्टॉक क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक्सचेंज थे उसको प्रतिबंधित कर दिया था। और इस संदर्भ में देखें तो हमारा कथन ऐसा ही हो गया, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, ऑप्शन ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों कह रहा है, जो क्रिस्ट प्रस्ताव 1942 में आया उस संदर्भ में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला ही कह रहा है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने और युद्ध के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास था। आपको बताना है कि जो ब्रिटिश सरकार थे वो भारतीयों के सहयोग के उद्देश्य से इस प्रस्ताव को लाए थे या नहीं लाए थे, आपको सही या असत्य बताना है। दूसरा कह रहा, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने संघ से पृथक होने के अधिकार को अस्वीकार कर लिया था। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। क्या संघ से पृथक होने का जो अधिकार है उसे अस्वीकार किया या नहीं। दलित वर्गों, सिखों दोनों देश के विभाजन के विचार को अस्वीकार कर दिया। तो आपको बताना जो तीन कथन दे रखे, इसमें कौन सा कथन सत्य है क्रिस्ट प्रस्ताव 1942 के संदर्भ में। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जब जापान ने रंगून पर अधिकार कर लिया तो ब्रिटिश की जो संभावनाएं थी हारने की वो ज़्यादा बढ़ गई थी और उनके सामने एक संकट आ गया था। तो उनका मेन टारगेट जापान का अगला भारत था। इसी उद्देश्य से उन्होंने सोचा कि हमें, ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हमें भारत का सहयोग लेना चाहिए, भारतीयों का सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस तटस्थ थी, वो ना तो नाजी के साथ थी ना ब्रिटेन के साथ थी, उसका समर्थन नहीं था। तो इसी उद्देश्य से ब्रिटेन सरकार ने भारत को अपने तरफ लेने की दृष्टि से ये प्रस्ताव आया था। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा ये कथन सत्य हो गया। दूसरा मित्रों ये कह रहा है, जो संघ की बात की थी ये मुस्लिम लीग ने नहीं की थी। मुस्लिम लीग तो आपको पता होगा, वो तो पृथक राज्य की मांग कर रहे थे, और हिंदू महासभा थी उसने संघ की बात की थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा थोड़ा कथन सही है, थोड़ा गलत हो गया, तो पूरा कथन भी गलत हो गया दूसरा। अगर तीसरा ये कह रहा, जो दलित और सिख वर्ग थे ये भी यही चाहते थे कि संघ बना रहे, अखंड भारत बना रहे, क्योंकि जो सिख थे, अगर पाकिस्तान अलग हो गया तो सिखों के अंदर भी पंजाब में भी विभाजन हो जाएगा। और दलित वर्ग थे वो अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से ये चाहते थे कि हम एक संगठन रहे, क्या हम आप अल्पसंख्यक हो गए तो उनको दिक्कत आ सकती थी। इस कारण उन्होंने विभाजन को अस्वीकार कर दिया था। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। अब पहला सत्य हो गया, तीसरा सत्य हो गया, तो इसमें ऑप्शन ए ही आ रहा है, केवल एक और तीन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 88 नंबर, भारत में प्रेस के संदर्भ में, जो प्रेस है
के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन नहीं सही नहीं है, आपको बताना मित्रों, ये ध्यान रखना, सही नहीं पूछा है। फ्रेश जो प्रिंटिंग होती थी उसके संदर्भ में जो समाचार पत्रिकाएं निकाली गई है उसके संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। जो 4 कथन दे रखे हैं, पहला ये कह रहा है बंगाली समाचार पत्र की स्थापना 1879 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा की गई। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। मित्रों बता देता हूँ, सही है। इसकी स्थापना गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इसके प्रकाशनकर्ता थे। इस दृष्टिकोण से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है अमृता बाजार पत्रिका मूल रूप से एक बंगाली समाचार पत्र था। आपको बताना है कि बंगाली था या ना, जिसके बाद में अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया था। बाद में आपको पता होगा इसको अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया गया था। ये भी कथन मित्रों सत्य है। जो अमृता बाजार पत्रिका थी ये पहले बंगाली में थी और ब्रिटिश ने अपने कानून लाए थे वर्नाकुलर प्रेस, उसके बाद में इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया था। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। तीसरा कथन कह रहा है संजीवनी वर्ष 1883 में प्रारंभ किया गया एक मराठी समाचार पत्र था। आपको बताना है ये संजीवनी था वर्ष जो 1883 में प्रारंभ किया गया, ये क्या मराठी था या किसी अन्य भाषा में। तो मित्रों आपको बता देता हूँ ये मराठी में ना होकर ये था बंगाली में। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सी कथन गलत हो जाता है। अब हमारा चौथा ऑप्शन देख ले, गोपाल गणेश अंगरकर केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। आपको ये बताना है केसरी समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे। मित्रों आपको थोड़े यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि केसरी तो बाल गंगाधर तिलक का होगा। हाँ ये उनका था जरूर, जो संपादन करते थे ना वो गोपाल गणेश अंगरकर थे। इस दृष्टि से ये कथन सत्य हो गया। हमारा ए सत्य हो गया, बी सत्य हो गया और डी सत्य हो गया और सी असत्य हो गया। तो मित्रों आपको असत्य ही पूछा है, तो हमारा इसका सही आंसर ये हो गया सी ऑप्शन। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहे आई फैमिलिया के संदर्भ में आपको सही कोट बताना है। जो आई फैमिलिया है ये किससे संबंधित है। पहला ये कथन कह रहा है ये लापता व्यक्तियों का एक वैश्विक डाटाबेस है। क्या कथन सत्य है या असत्य। दूसरा ये कह रहा है ये पनीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का रोगजनक है। क्या ये पनीर में पाया जाने वाला रोगजनक है, इससे संबंधित है क्या। तीसरा कहता है कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। ये कह रहा अनाथ बच्चों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की क्या पहल है। डी ऑप्शन ये कह रहा है हाल ही में बच्चों को गोद लेने में सहायता करने हेतु परिनियोजित एक सर्च इंजन है। आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ जो इंटरपोल है, इंटरपोल के द्वारा ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। ये प्लेटफॉर्म एक जो लापता व्यक्ति होते हैं उनके डीएनए बेस, उनके जो फिंगरप्रिंट होते हैं उन पर बेस एक डेटाबेस तैयार किया जाता है ताकि उनके परिवार से उनको वापस मिलाया जाए, संपर्क स्थापित किया जाए। इस दृष्टि से देखें तो ये लापता व्यक्तियों का है वैश्विक डाटाबेस। हमारा कथन ये सत्य हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ भू राजस्व प्रणाली दे रखी है और दूसरी तरफ आपको संबंध क्षेत्र दे रखा है। पहला कह रहा है स्थायी बंदोबस्त, ये बंगाल या बिहार। मित्रों ये तो सब आज वाकिफ हो गए कि ये कथन सत्य है कि स्थायी था कॉर्नवालिस के काल में आया था वो बंगाल बिहार, फिर उसको उड़ीसा में भी विस्तारित किया गया, थोड़ा तेलंगाना क्षेत्र है ऊपरी तेलंगाना क्षेत्र में भी किया गया था और वाराणसी इस सेक्टर में भी किया था। इस दृष्टिकोण से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। अब जो मालवाड़ी बंदोबस्त और रहतवाड़ी बंदोबस्त, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो ये रहतवाड़ी थी ये तो आपको पता ही होगा मुगलों के काल में आई थी और दक्षिण में आई थी, जो मद्रास वाला एरिया है उस क्षेत्र में आई थी। और जो ये मालवाड़ी है बंदोबस्त ये जो उत्तर पश्चिम प्रांत है पंजाब क्षेत्र है वहाँ पे आई थी। वहाँ एक ग्राम का मालवाड़ी होता था, प्रधान होता था, वही से पूरा
बंदोबस्त करता था, राजस्व का इकट्ठा करता था और सरकार को देता था। और रैयतवाड़ी में क्या सिस्टम था, इसमें प्रत्येक जनता से लेते थे कर, जो किसान था उसी से टैक्स लेते थे, बीच में बिचौलियों को खत्म कर दिया था और ये मद्रास साइड में स्टार्ट की थी। इस दृष्टि से हमारे दोनों कथन गलत हो गए, क्योंकि जो मालवाड़ी थी वो तो पंजाब के साइड में थी और ये मद्रास की साइड में, तो उल्टा दे रखा है। इस हमारा दो कथन भी असत्य और तीसरा कथन भी असत्य। तो इसका सही आंसर ए होगा। आपको सही सुमेलित पूछा है मित्रों, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ कभी कभी असत्य पूछ लेते हैं, हम ध्यान नहीं रखते हैं। अब हमारा अगला कह रहा है, आंग्ल मराठा युद्धों में मराठाओं की पराजय के लिए निम्नलिखित में से कारण उत्तरदायी थे, आपको बताना है। जो पराजय के लिए कारण उत्तरदायी थे कि किस कारण से उनकी पराजय हुई, नेक्स्ट में उनका विखंडन हुआ, उनके कारण जो आपको 3 दे रखे हैं, क्या तीनों थे या नहीं थे। अयोग्य नेतृत्व, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको पता होगा, जैसे बाजीराव सेकंड है, दौलत राव सिंधिया है, ये ऐसे बाद में नेतृत्वकर्ता आए थे जो एक सक्षम नहीं थी, कूटनीतिक दृष्टि से देखे तो भी वो सक्षम नहीं थे। जो इससे पहले नेतृत्व करता थे वो बेहतर नेतृत्व करता थे, और इस दृष्टि से देखे तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया कि अयोग्य नेतृत्व था। और दूसरा कह रहा है उनकी अस्थिर आर्थिक नीति। मित्र आपको पता होगा, वो सिर्फ मराठा होते ना, वो सिर्फ युद्ध करने का ध्यान रखते थे, वो एक के बाद एक अभियान चलाना, उनकी कोई बेहतर रणनीति नहीं थी। जीत गए तो ठीक, उनकी कूटनीति नहीं अच्छी थी, इसी वजह से वो हारे थे। उनकी जो अंग्रेजों की बेहतर कूटनीति थी, वो कूटनीति एक के साथ संबंध अच्छे बना लिए, और जो जो इनके अंदर थे, अंदर कूटनीति से फूट डलवा दी, ऐसे गुप्त सर्वव्यवस्था को अच्छा करके उनकी सूचनाएं पहले ही भांप लेना और उनकी रणनीति को फेल करना। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। और जो उनकी आर्थिक व्यवस्था थी वो भी उस टाइम जो अंतिम क्षणों में अच्छी नहीं थी। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। मित्रों ये तीनों कथन सत्य हो गए, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सॉरी मित्रों, एक क्वेश्चन हमारा आगे और है। ये 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला कह रहा है, राजा राम मोहन राय, आपको बताना, राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु आंदोलन प्रारंभ करने वाले प्रथम भारतीय नेता थे। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य, कि राजा राम मोहन राय है वो प्रथम राजनीतिक सुधारक थे। तो मित्रों ये कथन सत्य है। राजनीतिक मांगों के सुधार के उद्देश्य से जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राम ने बहुत योगदान दिया था, वो सरकार को एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी मांगों रखते थे। इस दृष्टि से देखें तो वो प्रमुख राजनेता थे। हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और दूसरा ये कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम संगठित अभिव्यक्ति थी। मित्रों इस आंसर से तो आप सभी वाकिफ हो गए, क्योंकि कांग्रेस से पहले कोई अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसा संगठन नहीं था राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। और मित्रों अगला ऑप्शन ये कह रहा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी आधुनिक भारत का प्रारंभिक राजनीतिक संघ था। जो ये लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जो ये 1837 में बनी थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो मित्रों इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये बंगाल और बिहार और उड़ीसा क्षेत्र था ना, ये जो जमींदार थे ना, वो ब्रिटिश से जो अपने हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जमींदारों ने इसका संगठन का प्रतिपादन किया गया था, और ये पहला ऐसा संगठन राजनीतिक संगठन था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। मित्रों तो तीनों कथन सत्य हो गए, तो इसका सही आंसर डी हो गया, 1, 2 और 3। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1929 का
लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। दूसरा ये कह रहा कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। मित्रों, आपको पता होगा इस टाइम कांग्रेस में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, इनका वर्चस्व आ गया था। ये बेहतर युवाओं के तौर पर उभरे हुए थे। ये सामाजिक विचारधारा के भी थी और इनकी यह विचारधारा पहले डोमिनियन स्टेट की थी। तो अब उनका स्वराज की मांग भी कांग्रेस में बढ़ने लगी इस वजह से। तो जो 29 का अधिवेशन हुआ लाहौर में, तो उसके नेहरू थे अध्यक्ष। ये मित्रों कथन सत्य है। साथ में इन्होंने स्वराज की भी बात की गई थी, स्वराज को एक प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। इस दृष्टि से देखें तो हमारे इसमें दोनों कथन मित्रों सत्य हो गए। पहला कथन भी सत्य हो गया और दूसरा कथन भी सत्य हो गया। इसका ऑप्शन सी हो गया, 1 और 2 दोनों। मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। एक व्यक्तित्व का वर्णन दे रखा है। ये वर्णन किस व्यक्तित्व से संबंधित है? आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे इसमें से बताना है। ये कह रहा है चतुर्वर्ण के लिए एक यूटोपियन की व्याख्या की और सद्गुण के आधार पर बनाए रखने की कोशिश की वर्ण व्यवस्था को। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भी थे वो। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का लेखन भी किया और उन्होंने पश्चिम शिक्षा के अध्ययन के पक्षधर भी थे और वेदों को त्रुटिहीन मानते थे। आपको बताना है, अगर मित्रों आपने धर्म सुधार के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वेदों के पक्ष में कौन थे और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखे। अगर आपको ये भी पता होगा तो सही आंसर आप निकाल सकते हो, क्योंकि मित्रों इसका सही आंसर ये होगा जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये वेदों के समर्थन में भी थे, पश्चिमी शिक्षा के समर्थन में भी थे और सत्यार्थ प्रकाश का लेखन भी किया। और इन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी यूटोपियन के आधार पर व्याख्या की और सद्गुण के आधार पर व्याख्या करने की बात कही गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भागलपुर और राजमहल के मध्य दामिन ई को नामक क्षेत्र में विद्रोह, ये विद्रोह के संदर्भ में दे रखा है जो किससे संबंधित है, उस विद्रोह का वर्णन कर रखा है। उन जमींदारों के विरोध शुरू किया गया। जो ये विद्रोह था भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में, और ये जमींदारों के विरुद्ध शुरू किया गया था आपको, और ये दामिन इकोई क्षेत्र में था। ये बातें आपको ध्यान रखनी थी। और जिन्हें साहूकार राजस्व अधिकारियों में पुलिस और न्यायालयों का समर्थन प्राप्त था। आपको ये कथन भी ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है। और आगे ये कह रहा बाद में ये ब्रिटिश जो विरोधी शासन थे आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ये जो आंदोलन था ये ब्रिटिश विरोधी हो गया था। अब आपको मित्रों यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में आपको ये बताना है। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया और शासन को समाप्त करने की बात की गई। कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त करने की बात की गई और 1856 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। आपको बताना है ये विद्रोह किससे संबंधित है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसका सही संथाल विद्रोह था। आपको सिद्धू और कान्हा के नेतृत्व के बारे में भी पता होगा, वे संथाल विद्रोह से संबंधित है। इस दृष्टि से हमारा कथन सी सत्य हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के प्रति जो परिवर्तित ब्रिटिश रवैये का कारण। आपको बताना है वर्ल्ड वॉर के बाद में भारत के प्रति जो ब्रिटिश रवैया, उदाहरण के लिए ब्रिटिश नीति में जो परिवर्तन आया उसके कारण नहीं है, आपको नहीं बताना। इसमें 3 तो कारण होंगे, एक कारण नहीं होगा, आपको बताना। मित्रों ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो आप सही से इसको कर पाओगे। पहला ये कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य शक्ति को कम कर दिया। मित्रों आप इसी से सभी वाकिफ हो गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी बेकार हो गई
उसकी जो सैन्य शक्ति थी वो भी खराब हो गई थी, और साथ में उसकी जो बेसिक लेवल पे वो एक महाशक्ति के रूप में था, वर्ल्ड लीडर के तौर पे था, वो भी खत्म हो गई थी, क्योंकि अमेरिका जैसा देश वर्ल्ड लीडर में आ गया था। तो मित्रों, ये कथन रवैया सही है, ये कारण था, इस वजह से ब्रिटिश का भारत के प्रति उदारवादी रवैया हो गया था। दूसरा कथन ये कह रहा है, ब्रिटिश सिविल प्रशासन में भारतीय कर्मियों की वफादारी में कमी आ गई। जो ब्रिटिश प्रशासन था भारत में, उसमें जो सिविल कर्मचारी थे, उसकी भावना राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ बढ़ गई थी, और इसी दृष्टि से उन्होंने ब्रिटिश के प्रति जो वफादारी थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो ब्रिटिश को भी ये सताने लग गया संकट की कहीं ना ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समर्थित हो जाए और ब्रिटिश का सहयोग नहीं करे। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। और तीसरा कथन मित्रों ये कह रहा है, वर्ष 1946 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी के स्थान पर कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ गई। ये मित्रों कह रहा है, जो लेबर पार्टी थी उसके स्थान पर कंजर्वेटिव पार्टी थी वो सत्ता में आ गई। तो मित्रों, कंजर्वेटिव पार्टी आपको पता होगा जब ये सत्ता में थी पहले, और जो ये लेबर पार्टी थी ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सपोर्ट करती थी, और यही वर्ल्ड वॉर के बाद में सत्ता में आ गई थी, और इस कारण उन्होंने भारतीयों का बहुत अच्छा सहयोग किया और उन्होंने सत्ता हस्तांतरण में भी सहयोग किया। तो मित्रों, ये कह रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आई, बट ये गलत है, आपको गलत ही पूछा है मित्रों। इसका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन सी। और इस डी तो ऑटोमेटिक सही हो गया, क्योंकि हमारा आंसर तो निकल गया सी से, लेकिन पढ़ लेते हैं डी को भी। ये कह रहा है, ब्रिटिश सैनिक युद्ध में थक चुके थे। मित्रों, ये तो आपको सबको पता है, उनके घर से दूर भारत में और अधिक वर्ष बिताने की कोई इच्छा नहीं थी। वो भारत में अधिक टाइम बिताना नहीं चाहते थे, क्योंकि युद्ध में वो बहुत थक चुके थे, काफ़ी समय से घर से भी दूर रहे। तो मित्रों, हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। हमको सही पूछा, क्योंकि नहीं पूछा है, कारण नहीं था ये। अब हमारा अगला है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको एका आंदोलन के संदर्भ में बताना है। ये उच्च लगान वसूली के विरुद्ध था, जो कि दर्ज लगान की तुलना में 50% अधिक था। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया एक अहिंसक आंदोलन था। और तीसरा कह रहा है, ये छोटे काश्तकार छोटे जमींदार दोनों सम्मिलित थे। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। मित्रों, अगर आप तीनों ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल दोगे, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़े हो तो आपको पता होगा कि गांधी जी का एका आंदोलन से कोई संबंध नहीं था इतना। तो हमारा ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। अगर आपको ये भी पता होगा ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड से 2 निकाल देते हो, तो हमारा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया। तो हमारा ऑटोमेटिक ऑप्शन सी बचता है, केवल 1 और 3। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 98 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को सहायता प्रदान करने के लिए, ये कह रहे जो आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदी थे उनको सहायता प्रदान करने के लिए एक राहत समिति और जांच समिति का गठन किया। आपको बताना है, जो आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदी थे उनको सपोर्ट करने के उद्देश्य से समिति का गठन किया। यह किससे संबंधित था? तो मित्रों बता देता हूँ, जब युद्धबंदी थी उस टाइम जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो भी समितियाँ थी, उन्होंने उनके सपोर्ट में मुस्लिम लीग भी सपोर्ट में आई थी एक बार, तो जो फॉरवर्ड ये कम्युनिस्ट थे ये भी सपोर्ट में आए थे, कांग्रेस भी सपोर्ट में, लेकिन जो समिति का गठन किया गया था सपोर्ट के उद्देश्य से, तो वो कांग्रेस थी उसमें प्रमुख, कांग्रेस के नेहरू वगैरह उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। इस दृष्टि से हमारा इसका ऑप्शन सी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला 99 क्वेश्चन ये कह रहा है, सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। आपको बताना है सर सैयद अहमद खान के बारे में, जो समाज सुधारक थे, उनके बारे में कहना। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की गई थी। इस दृष्टि से हमारा एक पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कह रहा, सर अहमद खान के अनुसार राजाओं का पूर्व औपनिवेशिक शासन मुस्लिम धर्म पर आधारित था। ये कह रहा जो राजाओं का पूर्व शासन था वो मुस्लिम धर्म पर आधारित था या नहीं था। तो मित्रों ये कथन गलत थे। उसने धर्म को शासन का आधार न मान के उन्होंने यही कहा कि सिर्फ शासक का उद्देश्य सत्ता हासिल करना है, न कि धर्म। धर्म को तो वो एक मुकुट की तरफ रखता है। इस दृष्टि से देखें तो ये हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। और तीसरा कथन ये कह रहा है, उन्होंने समय की बदलती मांगों के साथ धार्मिक उपदेशों में बदलाव की वकालत की। आपको पता ही होगा एक आधुनिक चिंतन थे। उन्होंने धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से वकालत करते रहते थे। वो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अलग अलग ज्ञापन दिया सामाजिक सुधार के उद्देश्य से। इस दृष्टिकोण से हमारा ऑप्शन तीसरा सत्य हो गया, एक सत्य हो गया, तीसरा सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर मित्रों बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों, सॉरी मित्रों थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, टेक्निक प्रॉब्लम से ये हैक हो गया था, आगे चल नहीं रहा था। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, लोक सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया, आपको बताना है। पहला ये अगर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 चार्टर एक्ट के तहत, 1853 चार्टर एक्ट के तहत और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत आपको बताना है कि जो खुली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा थी ये कब स्टार्ट की गई थी। तो मित्रों आपको सभी को पता होगा, ये तो एक बहुत सरल क्वेश्चन है कि 1833 में तो एक बात की गई थी इस प्रणाली की, बट ये लागू नहीं की थी। जो 1853 में चार्टर एक्ट आया था उस टाइम सिविल सेवा के संदर्भ में बहुत अच्छे सुधार किए गए थे। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सही हो गया। मित्रों इसी के साथ हमारी श्रृंखला पूरी समाप्त हो गई। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।